Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, previous वीडियो में हम सभी लोग पढ़ रहे थे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो एक्सपेरिमेंटल जर्नी पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, है ना। इसके बाद जब साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ग्रिफ्थ के कंक्लूज़न को रिजेक्ट कर दिया, है ना, ग्रिफ्थ के कंक्लूज़न को जब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं बता पाए थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सम हाउ इज़ अ ट्रांसफरिंग, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, समथिंग इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस हीट किल्ड स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, बट they are not explain actually what is the biochemical nature of this transferring molecules। वो ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स का बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए थे, जिससे इनके स्टेटमेंट या इनके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओसवाल्ड एवरी क्लीन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करके बताया कि जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहा था वो उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी together set out to determine the biochemical nature of the transferring principle। यानी कि ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल जो एक्सपेरिमेंट दिया, जो ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया ग्रिफ्थ ने, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था यह बताने के लिए ग्रिफ्थ के ही एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया। These peoples purified DNA, RNA and proteins from the heat-killed S strain and determined which macromolecules convert the R strain into the S strain। यानी कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, द यूज मटेरियल हिज एक्सपेरिमेंट हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को यूज़ किया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए एंड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को यूज़ किया। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेजेस, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेस एंड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इज डीएनएजेस। ये 4 टाइप्स के इन्होंने हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को लिया। और इसके साथ जो ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में आर सेकेंड स्ट्रेन वाला ल्यू बैक्टीरिया था उसको लिया एंड एस थर्ड स्ट्रेन वाला जो हीट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था उसको लिया। एक ट्यूब में उन्होंने आर सेकेंड स्ट्रेन ल्यू वाले बैक्टीरिया के मिक्सचर को लिया, कॉलोनीज को लिया एंड उसी में उन्होंने मिक्स किया एस थर्ड हीट किल्ड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को। इसके बाद क्या किया, उन्होंने एक माइस लिया और उसमें इसको इंजेक्ट कर दिया, है ना। इंजेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम को यूज़ किया, है ना, जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया इस मिक्सचर को, उसी समय कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम को यूज़ किया। जब कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम को यूज़ किया तो जो एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया की जो पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी उसको कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया। यानी कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी पॉलीसैकेराइड्स थे वो डाइजेस्ट हो गए, है ना। उसके बाद भी क्या देखा कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो ट्रांसफ़र हो रहा है और माइस की डेथ करवा रहा है।
तो उन्होंने कहा कि अगर वो ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट होता तो माइस की डेथ नहीं होती, क्योंकि जब हमने हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को यूज़ किया तो वो उसको डिग्रेड कर देता, जिससे ट्रांसफ़र नहीं होता वो मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं। तो जो एक उनका हाइपोथेसिस था, जो एक्चुअल वो मान रहे थे ग्रिफ्थ, कि शायद एस स्ट्रेन के पास जो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोटिंग है यही डिजीज़ को कॉज कर रही है, यही आर सेकेंड नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में चेंज कर रही है। तो उनका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही डिस्कार्ड हो गया कि हाँ, ये ट्रांसफरिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रोटीएजेस एंजाइम लिया। जो साइंटिस्ट कम्युनिटी मान रही थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स है, तो उन्होंने प्रोटीएजेस एंजाइम को लिया और कहा कि अगर एस थर्ड स्ट्रेन के पास अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो इसको क्या करेगा, प्रोटीजेस एंजाइम डिग्रेड कर देगा और ये मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट इसमें भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी ट्रांसफरिंग हुआ और माइस की डेथ हुई, है ना। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला और माइस की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो साइंटिस्ट प्रोटीन को मान रहे थे न्यूक्लिक एसिड, उनकी को प्रूफ करके बताया कि प्रोटीन्स इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसके बाद उन्होंने आरएनएस को लिया। बहुत सी साइंटिस्ट कम्युनिटी से आरएनएस को जेनेटिक मटेरियल मान रही थी, आरएनए को। तो जब आरएनए एंजाइम यूज़ करेंगे तो आरएनए जो भी प्रेजेंट होगा एस थर्ड स्ट्रेन में वो तो डिग्रेड हो जाएगा, है ना, या फिर आर सेकेंड स्ट्रेन में होगा वो भी डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ भी उन्होंने क्या देखा, कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ भी माइस की डेथ हो रही है। इसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने डीएनएज एंजाइम लिया। क्या लिया, डीएनएज एंजाइम लिया और इस मिक्सचर को इंजेक्ट करने के साथ डीएनएज एंजाइम को भी उसमें इंजेक्ट किया। तब उन्होंने देखा कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो डिजीज़ को कॉज कर रहा था वह था डीएनए। डीएनएज एंजाइम को यूज़ किया तो डीएनए डिग्रेड हो गया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, जिससे कि माइस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया और डिजीज़ को नहीं काज कर पाया, क्योंकि जो डिजीज़ काज करने की जो जीन थी वो डीएनए के पास थी, है ना। डीएनए के पास जो एस थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया था, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था, उस डीएनए में डिजीज़ कॉजिंग जीन प्रेजेंट थी, है ना, जो निमोनिया को कॉज कर रही थी। अब जब डीएनए ही डिग्रेड हो गया है डीएनएज एंजाइम से, तब वो जीन तो डिस्कार्ड हो गई, यानी कि जीन का तो फंक्शन लॉस हो गया। तो अब वो डिजीज़ काज नहीं हो रही माइस में। तब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है डीएनए, तो यही जेनेटिक मटेरियल है। क्या कहा उन्होंने, यही जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स वही है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। क्लियर। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि बोथ जब प्रोटीजेस एंड आरएनएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस के साथ ट्रीटमेंट दे रहे थे, है ना, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर स्ट्रेन इनटू द वायरुलेंट वन। तब उन्होंने देखा कि जो हमारे पास आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट स्ट्रेन में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट फाइनली जब उन्होंने डीएनएज इनहिबिटेड या डीएनएज डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ उसको ट्रीट किया, तब उन्होंने देखा कि नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर स्ट्रेन, है ना, यानी कि तब वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। नाउ उन्होंने कंक्लूजन दिया, उनके इस रिजल्ट से उनके इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकला कि दे कंक्लूडेड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज़ नॉट प्रोटीन और आरएनए बट इट इज़ डीएनए। हाउएवर दिस डिस्कवरी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट। लेकिन उन्होंने यहाँ तक बता भी दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, जो कि एक सेल से नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि पेरेंट सेल से उसकी डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, या फिर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो रहा है, वो क्या है, वो डीएनए ही है। बट उसके बाद भी ऐसे बहुत से बायोलॉजिस्ट से जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अलग से तो कुछ किया नहीं है,
जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी को उन्होंने फर्दर अपने तरीके से करके दिखा दिया है ना। तो उन लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। एक्चुअल में थे ये सही, है ना, सही थे, तभी तो आज भी हम इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को आज भी पढ़ते हैं कि इन्होंने सही बात कही थी। कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को माना भी, बट कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इनकी इस एक्सपेरिमेंट को, इस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया। जब डिस्कार्ड कर दिया तब एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, वो भी इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों साइंटिस्ट नहीं मान रहे, कैसे उन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ एक्चुअल में डीएनए ही मॉलिक्यूल्स है ना। जो साइंटिस्ट समझ चुके थे उनमें से एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अल्फ्रेड हर्शेस एंड मार्थ चेस, ठीक है, यानी कि हर्शी एंड चेस नामक दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और सभी साइंटिस्ट को बिलीव कराया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। नाउ जो बहुत पहले की साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो क्या कर रही थी, मच अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोटीन। इन 1952 में हर्शे एंड चेस वर द वंस टू कंक्लूसिवली प्रूव दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, है ना। बहुत अर्लियर साइंटिस्ट क्या करते थे, वो बिलीव करते थे कि प्रोटीन जो है ना, जो प्रोटीन है यही जेनेटिक मटेरियल है। तो अब वो चाहते थे कि हम कैसे साइंटिस्ट को बिलीव दिलाएं कि जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को चूज़ किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चूज़ किया, एक बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया, है ना। T2 बैक्टीरियो के फेज के पास जो कैप्सिड है वो किसकी बनी है, वो कैप्सिड प्रोटीन्स की बनी है ना। वो कैप्सिड किसकी बनी है, प्रोटीन्स की बनी है। एंड उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी प्रेजेंट है, डीएनए, है ना। एंड ये इसकी कॉलर सेल्स है, ये इसकी टेल ट्यूब या फिर सीथ प्रेजेंट है इस तरीके से। एंड दिस इज अ लॉन्ग फाइबर्स एंड दिस इज अ शॉर्ट फाइबर्स। और ये क्या प्रेजेंट है, इसके स्पाइक्स प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है, एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्यों यूज़ किया, ताकि वो बता सकें कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है ना। एंड इसके साथ साथ उन्होंने क्या यूज़ किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया। ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया, यानी कि जो T2 बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है ना। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। यानी कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है, किल करता है, तो वहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है ये अपना केवल जेनेटिक मटेरियल को ही डिनोट करता है, जेनेटिक मटेरियल को ही डिलीवर करता है ना। होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज केवल जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो क्या समझने लगता है कि ये हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है और अपनी ही जेनेटिक मटेरियल की मशीनरी के थ्रू क्या करता है, रेप्लिकेशन कर लेता है और एक नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो उन्हें लगा कि अगर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इनमें से अगर प्रोटीन जा रही होगी तब भी हमें पता चलेगा, और अगर न्यूक्लिक एसिड जा रहा होगा तब भी हम एक प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए ये साइंटिस्ट बड़े चालाक थे। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, है ना। दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ग्रिफ्थ ने क्या यूज़ किया था, यू कैरियोट में उन्होंने माइस को यूज़ किया था एंड प्रोकैरियोटिक सेल में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ उसके बाद जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में T2 बैक्टीरियोफेज लिया एंड यू कोलाई लिया, ठीक है, ई कोलाई लिया, तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, लेवलिंग की, है ना। क्या किया, सम वायरसेस
वर ग्रो ऑन अ मीडियम containing radioactive phosphorus and some on a medium with radioactive sulfurs। कुछ जो बैक्टीरियोफेज थे, है ना, जो वायरस था, जो T2 बैक्टीरियोफेज वायरस था, उनकी कुछ कॉलोनी को उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेवल कर लिया, है ना। जब मीडियम में ग्रो कराया तब वहाँ पर उन्होंने फास्फोरस, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, उसको लेवल्ड कर दिया। एंड कुछ वायरसेस को जब मीडियम में ग्रो कराया तो रेडियो एक्टिव सल्फर से उन्होंने लेवल्ड कर लिया, है ना। सल्फर से लेवल्ड क्यों किया? क्योंकि सल्फर कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटीन्स में, है ना। सल्फर कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटीन्स में। तो उन्होंने सोचा अगर प्रोटीन्स ट्रांसफ़र करेगी, अगर प्रोटीन्स जाएगी तो हमें जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड हमने किया है मॉलिक्यूल सल्फर, वो दिखाई देगा। अगर डीएनए जाएगा तो डीएनए में क्या प्रेजेंट है? फास्फोरस प्रेजेंट है ना। डीएनए की जो बैकबोन है ये फास्फोरस एंड पेंटोज शुगर की बनी है। तो उन्होंने डीएनए को दिखाने के लिए फास्फोरस से रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि अगर ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव फास्फोरस है और रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट प्रोटीन्स, जिस कॉलोनीज में फास्फोरस को लेवल्ड किया था उसमें प्रोटीन्स को लेवल्ड नहीं किया, और जिस कॉलोनी में प्रोटीन से लेवल्ड किया था, प्रोटीन को लेवल्ड किया था यानी कि सल्फर के साथ, उसमें उन्होंने डीएनए को लेवल्ड नहीं किया। दो अलग अलग कॉलोनीज उन्होंने बनाई, एक में फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेवल्ड, एक सल्फर रेडियो एक्टिव लेवल्ड कॉलोनी बनाई। इसके बाद 1 बाय 1 करके क्या क्या ई कोलाई पे इन्फेक्शन करवाया। द रेडियोएक्टिव फेजेस वर देन अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, है ना। ई कोलाई पर इन्फेक्शन करने के लिए उसे अलाउ किया। नाउ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। अब क्या किया उन्होंने? ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, यानी कि सबको इन्फेक्शन कराने के बाद उस सेल की क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया। एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेड द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय ब्लेंडिंग। जब उन्होंने ब्लेंडिंग करवाया तो क्या देखा कि जो उनकी प्रोटीन की कोट्स थी वो क्या हो गई? रिमूव्ड हो गई, वो बाहर ही रह गई। ब्लेंडिंग कराना मतलब कि जब वो उन्होंने इन्फेक्शन कराया, जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पर इन्फेक्शन करेगा तब क्या होगा कि आप इसको एक अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है ना। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की दो कॉलोनी है। एक ये कॉलोनी जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल्ड है ना, S35। क्या क्या? S35 रेडियो एक्टिव लेवल्ड किया सल्फर को। और ये दूसरी कॉलोनी है जिसमें फास्फोरस से लेवल्ड किया है ना। P32 फास्फोरस को लेवल्ड किया है P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अब दोनों कॉलोनीज को अलग अलग यहाँ पर इन्फेक्शन कराया। ये मीडियम में क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया है। और क्या किया? जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये इसकी पूरी प्रोटीन कोट को लेवल्ड किया गया है। अब बैक्टीरियोफेज ने जब इन्फेक्शन किया यानी कि ब्लेंडिंग हुई, तब बैक्टीरियोफेज ने क्या किया? केवल अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ही डिनोट किया इन्होंने, है ना, उसी को इसने डिलीवर किया। जो इसकी सल्फर कोटिंग जो प्रोटीन थी वो क्या रह गई? बाहर ही रह गई। तो इससे इन्हें पता चला कि अगर प्रोटीन जाती तो जो ये रेडियो एक्टिव लेवल्ड है ये हमें ई कोलाई सेल के अंदर दिखाई देता, बट ऐसा नहीं है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि S35 डिटेक्ट इन अ सेल। जब ई कोलाई सेल्स को सेंट्रीफ्यूग किया तब उन्हें वहाँ पर सल्फर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल्ड स्ट्रक्चर्स थी, जो सल्फर लेवल्ड एलिमेंट्स थे, वो वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। इसके बाद सेकेंड कॉलोनी में इन्फेक्शन कराया। जो यहाँ पर आप रेड कलर से देख रहे हैं ये क्या आपका? डीएनए है ना, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको इन्होंने P34 फास्फोरस से लेवल्ड किया था।
अब ब्लेंडिंग करवाई, यानी कि बैक्टीरिया पे उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन के बाद इसको ब्लेंडिंग होने दिया। तब क्या देखा कि इसकी जो प्रोटीन कोड था वो तो बाहर ही रह गया, और जो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को फास्फोरस से लेबल्ड किया था उसको इन्होंने सेल के अंदर देखा। जब सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तब उस सेल में इन्होंने क्या देखा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 डिटेक्ट इन सेल में इन्हें P32 एलिमेंट्स देखने को मिला, जो कि उन्होंने जेनेटिक मटेरियल में लेबल्ड किया था। तो इस तरीके से हार्से एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों के सामने प्रूफ कर पाए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एक्चुअल में डीएनए है। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद सभी साइंटिस्ट ने इस बात को मान लिया कि हाँ, जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल ही है। ओके, तो ये इनका ऑब्जर्वेशंस था, है ना, ये इनका ऑब्जर्वेशंस था कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड with viruses that have radioactive DNA were radioactive, while bacteria infected with viruses that have radioactive proteins were not radioactive। तो जो प्रोटीन्स थी उसको इन्होंने नेक्स्ट सेल में नहीं देखा। नाउ कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, दिस एक्सपेरिमेंट conclusively showed the DNA is genetic material transferred from virus to bacteria and not protein, है ना, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है वायरस से बैक्टीरिया में, और जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए कह रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके से अनइक्विवेलेंट उन्होंने प्रूफ दिया, कंक्लूजन निकाला, है ना, जिसको कोई भी साइंटिस्ट कम्युनिटी डिस्कार्ड नहीं कर पाए। एंड फाइनली सब ने यही माना कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, और माना कि एक्चुअल में यही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि स्टार्टिंग से जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो कहीं ना कहीं उन जो है यही बताना चाह रहे थे कि जो डीएनए मटेरियल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है। बट फाइनली जो हार्से एंड चेज थे ये अपना प्रूफ के थ्रू समझा सके कि हाँ, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बाद ये भी बताया कि क्यों है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्या प्रॉपर्टीज़ के पास है डीएनए के पास जिससे हम कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है, ये इनहेरिटेड है ना। तो क्या है डीएनए के पास कि फॉर आ मॉलिक्यूल्स टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल I should have the following characteristics: be capable of replication, create its own replica, यानी कि डीएनए के पास क्या कैपेसिटी है कि ये रिप्लिकेट कर सकता है, यानी कि अपने ही जैसी एक न्यू कॉपी बना सकता है। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, है ना, ये क्या है, स्ट्रक्चरली भी क्या है, ये स्टेबल है, एंड केमिकली भी, यानी कि जो आरएनए था वो क्या हो जा रहा था, वो इतना स्टेबल नहीं था, उसके केमिकल नेचर में कुछ चेंजेस आ जाते थे। बट डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर भी इसकी क्या रहती, स्टेबल रहती, और इसका केमिकल नेचर भी स्टेबल रहता है, यानी कि इसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। एंड इट मस्ट हैव द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन टू इवॉल्व, एंड जो डीएनए है उसके अंतर्गत बहुत ही स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन क्या करता है, नए वेरिएशंस को लाता है जिससे कि एवोल्यूशन होता है ना, जिससे कि नए नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, नए कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, आल्दो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इनफैक्ट कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए भी है। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू स्टडीज आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब लाइफ ऑफ ओरिजिन इवॉल्व हो रही थी, है ना, स्टार्टिंग में जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए ही था। आरएनए ने ही खुद को इवॉल्व किया, अपने स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाया, और क्या किया, डीएनए स्ट्रक्चर्स को बनाया था, है ना, डीएनए में चेंज हो गया था।
तो फर्स्ट टाइम जो सबसे फर्स्टली था वो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। बट सिंस आरएनए इज़ अनस्टेबल, है ना, क्योंकि आरएनए के पास जो शुगर है ना, जो पेंटोज शुगर थी, आरएनए के पास जो ये पेंटोज शुगर थी, यहाँ पर सेकेंड कार्बन यानी कि सेकेंड प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप क्या था, फ्री था, जिसके पास OH ग्रुप में O के पास 2 लोन पेयर्स थे जो कि अदर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेता था, है ना। इसको डिटेल में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तब वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ करता था, फिर उसने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने अंदर चेंजेस लाए एंड एक स्टेबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लिया, जिससे अब हम लोग डीएनए कहते हैं, है ना। DNA evolved from RNA with chemical modifications, making it more stable and more fit to carry genetic information. ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में और देखेंगे कि RNA जेनेटिक मटेरियल है, इसको एक्सपेरिमेंटली किन साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, और इसके साथ साथ देखेंगे कि आरएनए की अपनी क्या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या जेनेटिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसने अपने स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन किए और स्टेबल डीएनए का फॉर्मेशन किया, है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो आप बने रहिए, कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए, है ना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ से आपको लगता है कि टीचर्स ने कुछ मेहनत की है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।